शुक्रिया आपको। चलो बेटा, आज हम लोग को सेल चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है। सेल चैप्टर में बेटा हम लोगने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, याद है आप लोग को? लास्ट टॉपिक हमें बता सकते हैं आप लोग, कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? राइबोसोम तक शायद हमने डिस्कस कर लिया था ना बेटा? हेलो, हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? यस हाँ, क्या क्या डिस्कस कर लिया था गुड़िया? बताओ जल्दी, आगे पढ़ा जाए। क्लोरोप्लास्ट हो गया था डिस्कस, राइबोसोम प्लास्टिड। तक हो गया था। हाँ, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, देखिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्लास्टिड पढ़ लिया था। प्लास्टिड में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बताया था। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आप लोग को, और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में, याद आ रहा? और यस राइबोसोम तक डिस्कस किया था, यहाँ तक है ना? राइबोसोम तक डिस्कस कर लिया था। चलिए नेक्स्ट, टुडे लेक्चर नंबर 3 और 4। कौन सा लेक्चर है, याद है आप लोग को? टुडे इज लेक्चर नंबर 4। तो जी कौन? सर आवाज आ रही है? जी बताइए सर। जी बताइए सर। हेलो, हेलो, बढ़िया बढ़िया सर। पहचान नहीं रहे सर आपको? अच्छा अच्छा, सलेन जी भाई बोल रहे हैं क्या? कमाल है, तुम्हारी तो आवाज कैसी आ रही है? और का बदल गई आवाज, हमको लगा कि क्या आवाज आ रही है, सलेन भाई की तरफ मैच कर रहे हैं। प्रमोद का नंबर नहीं ना का ग्रुप में? हाँ पढ़ाएंगे क्या? हाँ, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया आप लोग की। ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक बच्चों? डोंट वरी। यस। जब ऑफलाइन हो जाएगी तो आप लोग कोचिंग में आइएगा, ठीक है ना? अभी जब तक ऑफलाइन नहीं, अभी ऑनलाइन से आप काम चलाइए और नोट करते रहिए। हम लोग ऑनलाइन को ही ऑफलाइन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके बच्चों, चलो सबको गुड इवनिंग। टुडे इज लेक्चर नंबर 4 और 5। लेक्चर नंबर क्या है, 4 है कि 5 है, याद है किसी को? सर 5 है सर। लेक्चर नंबर 5। ओके,
देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 में राइबोसोम तक डिस्कस कर लिया था, याद है सबको। आज हम लोग को नेक्स्ट ऑर्गन Yes, को sir. डिस्कस करना है। ओके भैया, चलिए। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कौन कौन से रह गए थे अब इसमें डिस्कस करने का। माइटोकांड्रिया बता दिया था, प्लास्टिड और राइबोसोम ना। चलिए आज बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए तो ऑर्गन नंबर, सेल्स ऑर्गेनल नंबर 4, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ये नोट करिए सब लोग। इसको बेटा शॉर्टकट में हम लोग ई आर बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग इसे? ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसके बारे में जरा कुछ हम लोग बेसिक बातें पहले समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले बात समझ लो बेटा, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसको ऑब्जर्व कब किया गया था, कब देखा गया था इसको, तो नोट करिएगा। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर। देखो एक कलर भी आता है गार्नियर, कलर लगाने वाला ना, गार्नियर कलर, 1897, ये नोट कर लीजिए। और इसको टर्म क्या दिया था? टर्म बाय फिर गैस्ट्रोप्लाज्म। देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था? एर्गेस्ट्रोप्लाज्म। किसने रखा था इसका नाम? गार्नियर ने। ये भी नोट करिए। तो पहला जो टर्म था एर्गेस्ट्रोप्लाज्म बाय गार्नियर, गार्नियर ने इसका नाम भी रखा था एर्गेस्ट्रोप्लाज्म। ठीक है, ई आर नेम किसने दिया? नोट करिए। टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था बच्चों? तो पोर्टर ने इसका नाम रखा था। नोट करिएगा, बाय पोर्टर, PORTER, पोर्टर। ठीक है, अब देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो सेल है, ठीक है ना। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है बताइए। जैसे मान लो एनिमल सेल है, तो यहाँ साइटोप्लाज्म होता है। ये देखिए साइटोप्लाज्म की बाउंड्री को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, जो भी आप याद कर लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। 3 नेम मैंने बताया था आपको, देख लीजिएगा, लेक्चर में रिकॉर्ड होगा, फर्स्ट लेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। एनिमल का न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में। और प्लांट सेल का न्यूक्लियस कहाँ होता है? साइड में होता है, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस, यानी किनारे रहने वाला न्यूक्लियस। और यहाँ बेटा क्या होता है ना, देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब का बना हुआ। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से ट्यूबुलर, और इसमें देखिए इस तरह गोल गोल स्ट्रक्चर्स भी चिपके रहते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और किसका बना होता है? मेम्ब्रेन का, यही ई आर है, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिख रहा है आपको? मेम्ब्रेन का बना हुआ, इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? आप देखिए इसका एक जरा हम लोग डायग्राम और बनाते हैं समझने के लिए। देखिए ये है न्यूक्लियस और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान देना। न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं बताइए सब लोग, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताइए।
न्यूक्लियस के बाउंड्री को, मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रिप्लाई किया करिए आप लोग, तभी तो ऑफलाइन क्लास होगी। नहीं फिर आप लोग कहेंगे सर ईयरफोन से पढ़ाई करिए, फिर हम माइक से नहीं पढ़ाएंगे। फिर क्यों ईयरफोन लगाते हैं कि आप लोग भी रिप्लाई करें? ये हमें ईयरफोन की जरूरत क्या है? फिर आप लोग को मैसेज करना पड़ेगा, फिर समझ लीजिए। तो देखिए, इसका एक पार्ट बेटा कहाँ जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और एक पार्ट कहाँ जुड़ा हुआ है बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी ये कहाँ कहाँ कनेक्ट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में देखो ये कनेक्ट है। और इसका मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कोई मटेरियल हुआ ना, बाहर से ऐसे ट्रांसपोर्ट करके अंदर लाएगा, अंदर से बाहर ले जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा एक डायग्राम में यहाँ और बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लो कि ये है न्यूक्लियस, इसको जूम करिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस देखो बेटा, दो इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल होती है। ये बाहर की हो गई, ये अंदर वाली हो गई। और इसी देखो ये कनेक्ट होता है, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। ये 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 और ये देखिए इस तरीके से ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो बताइए इसका एक पार्ट कहाँ ऐड है और एक पार्ट कहाँ अटैच है? बता सकते हैं आप लोग? बताइए कहाँ कहाँ अटैच है? एक इसका एंड कहाँ अटैच है बच्चों? सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और सेकेंड एंड कहाँ अटैच है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन। ये देखिए, देखिए इस डायग्राम से अच्छा ये डायग्राम में कंफर्म हो रहा। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इसमें आपको ज्यादा विजिबिलिटी है, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जरा आप बताइए, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या सेल का स्ट्रक्चर सर्कुलर होता? बताइए आप। जैसे आपने साइकिल में देखा ना, साइकिल में स्पोक्स लगे होते हैं, तिल्लियां लगी होती पहिए में, इस तरीके से लगे रहते हैं ना स्पोक्स, तिल्लियां लगी होती हैं। तो क्या करता है वो? पहिए गोल रखता है। अगर पहिए के सारे व्हील के स्पोक्स निकाल दिए, तिल्लियों को तोड़ दिए, साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो क्या करता है? सेल का एक स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये देखिए, ठीक है। सेल क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हम लोग का स्केलेटन सिस्टम, इस तरह ये सेल का स्केलेटन सिस्टम है। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पे बेटा सर्कुलर स्ट्रक्चर देखिए इसके ऊपर अटैच होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम। कुछ पे स्ट्रक्चर होते हैं, सम आर राइबोसोम्स, सम डज नॉट पॉजेस राइबोसोम। देखिए जिसके सरफेस पे राइबोसोम होगा उसे बेटा हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, अब्सेंट होगा, नहीं होगा, उसको बोलेंगे बच्चों SER। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को? स्मूथ किसे बोलते हैं, रफ किसे कहते हैं, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया ना सबको? अच्छा एक चीज थोड़ा सा और यहाँ नोट कर लीजिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेम और आप चाहो तो लिख सकते हो। एक नेम तो शुरू में था, एर्गैस्ट्रोप्लाज्म,
एक नाम बेटा इसका और होता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए जिसको मेडिकल लाइन में जाना है उनको सब चीजें टर्म्स याद करना पड़ेगा, जिसको नहीं जाना कोई बात नहीं, सिंपल पढ़िए आप लोग। देखिए इतनी बात समझ में आ गई। टेंडुलर रेटिकुलम का ये हम लोग टाइप पहले लिखते हैं या कंपोनेंट, कितने इसके कंपोनेंट होते हैं, तो नेक्स्ट सेकंड लिखिएगा कंपोनेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, देखो बेटा इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या ऐसे आप कर दिए 3 कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। फर्स्ट बेटा होता है सिस्टर्नी, फर्स्ट इज सिस्टर्नी, ठीक है। सेकेंड बेटा क्या है इसमें, फर्स्ट हो गया सिस्टर्नी, सेकेंड क्या होता है वेसिकल, एंड थर्ड टिब्यूल्स। इसके अंदर अंदर अगर आप स्ट्रक्चर में देखिए माइक्रोस्कोप से तो आपको 3 पार्ट दिखते हैं, ठीक ना। एक दिखता है सिस्टर्नल, ये होते क्या है, इसमें लॉन्ग लॉन्ग जो स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये देखिए जो लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो इसी तरह गोल्गी बॉडी भी होता है, ध्यान दीजिए गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अगर आप गोल्गी बॉडी देखो तो गोल्गी बॉडी ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तभी गोल्गी बॉडी और इसके रिलेशनशिप को आपको बताते हैं। पहले आप ये समझिए सिस्टर्ने, तो सिस्टर्ने क्या होते हैं बेटा, ये लॉन्ग ट्यूब की तरह दिखते हैं, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज लॉन्ग, और कैसा होते हैं फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। जब देखा गया तो कैसा दिखा, लॉन्ग फ्लैटेंड और अनब्रांच। देखिए ये ब्रांच तो है नहीं, ट्यूब की तरह दिख रहा है, जैसे पाइप देखा आपने ना, जैसे पाइप रखा है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो कैसा ये लॉन्ग फ्लैटेंड और अनब्रांच, ये पाइप है तो इसमें कहाँ ब्रांच है, कहीं नहीं है, है ना। और कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक देखो अटैच है, एक ये ऊपर इसके नीचे फिर इसके नीचे, तो अनब्रांच होते हैं। और क्या होते हैं, एक के ऊपर एक ये अरेंज होते हैं। तो अनब्रांच्ड यूनिट्स यानी एक के ऊपर एक पाइप, जैसे हमारे फिंगर देखिए, एक फिंगर है फिर 2 फिंगर 3 फिंगर, देखो एक के ऊपर एक ऐसे अरेंजमेंट है। तो क्या लिखेंगे, एक एक यूनिट ही तो हो गई ना पार्ट। तो अनब्रांच यूनिट्स और कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज इन स्टॉक, ये इसकी डिफिनीशन होती है, अरेंज्ड इन स्टॉक। स्टॉक मतलब एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, स्टॉक बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं, देखो ये जो साथ में चिपके, ये देखिए छोटे छोटे जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ना, इसको वेसिकल्स कहा जाता है, वेसिकल, ठीक है। तो कैसे दिख रहे हैं बताइए, गोल गोल हैं तो इनको क्या लिखेंगे, दीज आर ओवल, ओवल मतलब गोल, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। और टिब्यूल्स क्या होते हैं, टिब्यूल्स इसके अंदर ट्यूब्स होते हैं जो ब्रांचेस होते हैं, उसमें ब्रांचेस रहती हैं। तो क्या लिखेंगे, जो ब्रांच होगा बताइए वो इरेगुलर हो जाएगा कि नहीं। अभी मान लो हमने ब्रांच ऐसे से बनाया है, ऐसे ऐसे, तो कहाँ रेगुलर है, कहीं छोटा ब्रांच कहीं बड़ा ब्रांच, है ना। तो इस टाइप से दिखता है माइक्रोस्कोप से। क्या लिखेंगे, हाँ बताइए। सर एंडोप्लाज्मिक मतलब इसका ईआर का सर डायग्राम जो है सर वो इस तरह होता है। कैसा, ये डायग्राम बेटा सर मेनली होता है, ये देखिए समझ में आ नहीं रहा है सर ये डायग्राम इसका मुझे। देखो मेन आपको जो सिंपल डायग्राम बनाना है आपको ऐसे बनाना है, ये ठीक है, ये डायग्राम आप बनाइएगा। बाकी देखिए इसके जब डायग्राम बनाइएगा बेटा तो तीनों पार्ट को आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, एक में नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो आपका इंटेस्टाइन वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो बॉडी के ऊपर से देखने पे नहीं समझ में आता ना, जब बॉडी के अंदर आप देखेंगे तब पता चलेगा हाँ ऐसे ऐसे ट्यूब्स होती हैं,
फिर इसमें लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर लीवर अटैच होता है। तो इंटरनल जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तब समझ में आएगा। आइए मैं चलिए इसको सिंपली भी बना के दिखा देता हूँ आपको आपके हिसाब से। पहले आप इसी में समझने की ट्राई करिए, क्योंकि बहुत अभी आप लोग को रिसर्च उस पर नहीं करना, बहुत ज्यादा बताने पर कंफ्यूज होंगे। तो ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, ब्रांचेस दिखते हैं ना। पहले भी आप मेन ये याद करिए नोट्स के लिखना कैसे आपको पहले, तो डायग्राम तो हम लोग भी बना ही लेंगे, पहले ये तो समझ में आए आपको। तो कैसे होते हैं बताइए, इसमें रेगुलर है कि इरेगुलर है बताइए, सब लोग रिप्लाई करिए। अगर इस टाइप से ट्यूब्यूल्स होता है तो कैसे दिखेगा, रेगुलर है कि इरेगुलर, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं भी ब्रांच बन जाएगा। तो दीज आर क्या लिखेंगे बेटा, इरेगुलर होते हैं। पहले आप लोग डायग्राम में से सिंपली देख के दिमाग में पहले इसको सेट करिए आप लोग। और कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। और कैसे दिखते हैं, पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, तो ब्रांच ट्यूब्स लिखिए, ट्यूब्स। ठीक है। और किसके बने होते, तो ये भी मेम्ब्रेन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन। अभी मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ अलग अलग, आप टेंशन ना लो, पहले इसको नोट करो। मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखिए एक चीज थोड़ा सा और मेन पॉइंट लिखिएगा कि ये सिस्टर्ने से जुड़े भी हो सकते हैं और अलग भी होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि ट्यूब्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, ट्यूब्यूल्स में फ्री, ऐसे लिख लीजिए, में फ्री और एसोसिएटेड विथ सिस्टर्ने, एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट कीजिए। इसमें किसी को डाउट हो तो पहले आप बताइए। डायग्राम अभी हम लोग इसको बना लेते हैं रफली। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए इसका डायग्राम देखिए। देखिए इसमें तीनों का डायग्राम आपको अलग अलग बना के तब समझना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर में आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए सिस्टर्ने के जब आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनाइए। देखिए ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये बेटा हो गया सिस्टर्न, या सिस्टर्नी। ठीक है। वेस्कल्स कैसे होते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर उस पर चिपके होते हैं ऐसे वेस्कल्स। जानते हो ये वेस्कल्स बेटा ना बाद में लाइसोसोम बन जाता है, उसे जब अलग हो जाता है ना तो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे गोल्गी बॉडी आप पढ़ेंगे तो उसके जो वेस्कल्स उसमें सेम उसमें भी वेस्कल्स होता है, तो जब अलग हुआ तो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और टिब्यूल्स कैसे होते हैं, तो टिब्यूल्स देखिए इस तरीके से होते हैं, ब्रांच होते हैं तो ब्रांचेस बना दीजिए। ये देखिए देखिए, तो ये हो गया वेसिकल्स। ठीक है, एक को वेसिकल, सबको वेसिकल्स। और ये बेटा क्या हो गया, टिब्यूल्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। बताइए, रिप्लाई करिए, कोई दिक्कत किसी को बेटा। और देखिए जरा सेल चैप्टर क्या है ना, थोड़ा सा टफ है ना। देखो इसमें लर्निंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। 9th का जो भी सिलेबस है बायो का, थोड़ा लर्निंग वाला बेटा है, याद करने वाला है, थोड़ा बोरियत टाइप का सिलेबस है, तो घबराइएगा नहीं। कॉम्पिटिशन्स में 9th 11th का सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा याद करने वाला, लर्न करने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के।
अभी उन्होंने पढ़ा था कौन कौन सा, फर्स्ट बताइए, फर्स्ट टाइप कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड बताया था ACR। बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या चिपका होता है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, राइबोसोम होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 1 2 3 4 इस तरह से है, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होगा, सरफेस पर चिपका होगा, उसे रफ कहा जाएगा। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, राइबोसोम चिपके होते हैं, और राइबोसोम का मेन वर्क सबको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस, पढ़ा चुके हैं सबको। तो RER का मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, बिकॉज दे हैज राइबोसोम या दे हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। ओके, तो एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट इसमें बन रहा है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप ये कह सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो RER और ACR, इसमें क्या होगा बताइए, हैज राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। इसमें क्या होगा बच्चों, हैज नो राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? चलिए अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन, क्या क्या फंक्शन है देखिए, तो फर्स्ट जरा फंक्शन लिखिएगा, फर्स्ट SER। SER पे राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये प्रोटीन नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बच्चों, ये लिपिड बनाता है। क्या बनाता है, लिपिड, क्या लिख दीजिए, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड, लिपिड मतलब फैट, ऑयली, ऑयल, फैट्स, जो ऑयली चीज होती है उनको फैट्स कहते हैं, ठीक ना। और देखिए और क्या फंक्शन करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड हो गया। सेकेंड इसका एक फंक्शन और लिख लीजिएगा, ये बेटा डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, नोट करिएगा, टॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बेटा कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लीवर क्या करता है, जो आप बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस एंटर कर जाते हैं उसे रिमूव करता है। कौन करता है, लीवर। और लीवर में क्या पाया जाता है, ACR, है ना। तो आप ऐसे लिखिए डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मीनिंग यहाँ लिख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ, या ऐसे लिख लीजिए SER, अच्छे से लिखवा देते हैं, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग लिखिए ब्रैकेट में, रिमूवल ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस एंड ड्रग्स। देखिए ड्रग्स का मतलब, एक तो ड्रग्स होता है कि जानते होंगे ड्रग्स, देखिए ड्रग्स से बेटा मेन मतलब होता है मेडिसिन। जैसे आप कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा खा लिए तो वो भी ड्रग्स है। कभी आप मेडिकल स्टोर पर जाइए तो उस पर क्या लिखा होता है, ड्रग्स लिखा रहता है, मेडिकल स्टोर पर लिखा होता है ड्रग्स। तो ड्रग्स का मतलब दवा होता है, और जिस मेडिसिन को आप ज्यादा यूज करने लगते हैं तो उसे हम लोग ड्रग्स की श्रेणी में रख देते हैं या कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। तो ड्रग्स का मतलब मेडिसिन भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ होता है भी नोट कर लीजिएगा, कहाँ से ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इन लीवर।
और लीवर बेटा हम लोग की बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, ये भी नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। इसका वेट 1.5 kg होता है। और आपके बॉडी में ये आपको जो एब्डोमेन है ना, पेट है, राइट साइड में होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड स्टमक और राइट साइड लीवर होता है। इतनी बात समझ में आ गया? तो मेन आप याद Yes, रखना कि ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है, लिपिड इसका मेन है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें फास्फोरस जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं फास्फोलिपिड। तो लिपिड भी लिखा होगा या फास्फोलिपिड, बात एक ही है। फास्फोरस प्रेजेंट हो जाता तो उसे फास्फोलिपिड बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड फंक्शन जरा समझिए, सेकेंड। अब हम लोग RER का फंक्शन समझते हैं। सर हाँ बेटा, सर इसमें फास्फोरस आएगा कहाँ से? फास्फोरस आपके बॉडी में है नहीं, कैल्शियम फास्फोरस पूरे आपके बॉडी में बोन्स इसी से तो बना है बच्चों, और आपके ब्लड में फ्लो भी करता रहता है। जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके बोन्स में होता है ना, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होता है, सारे मिनरल्स होते हैं कि नहीं, बॉडी में जाते रहते हैं वाटर के थ्रू। और जो आप खाना खाते हैं उसमें आयरन भी तो रहता है। तो सारे जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो फूड के थ्रू इंटर करता है, ठीक बेटा। यस सर। तो बॉडी में तो सारे आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे लिखिए। RER क्या करेगा बच्चों? देखिए इस पे होता है राइबोसोम, देखिए राइबोसोम होता है, तो मेन इसका फंक्शन लिखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है बच्चों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या बिकॉज ऑफ, जैसा आप लिखना चाहें लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, राइबोसोम ऑन देयर सरफेस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए। एक पॉइंट नोट में लिखिएगा कि दोनों क्या करते हैं। देखिए अगर एंडोक्राइन रेटिकुलम का एक फंक्शन पूछा जाए जिसमें दोनों आ जाएगा, RER भी आ जाएगा, ACR भी, क्या नोट करिएगा, एक्ट्स एज स्केलेटल सिस्टम, सिस्टम ऑफ द सेल के अंदर। ये कैसे रहते हैं आप देखिए, यहाँ पर जरा ध्यान समझिएगा। ये देखिए इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच, इधर भी अटैच, इधर भी अटैच, इधर भी अटैच है। एक एंड कहाँ अटैच होता है, याद रखिएगा, वन एंड अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेल को ना ऐसे की स्ट्रक्चर देता है, टाइट रखता है, इसको गोल बना के रखता है, इसलिए इसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल कौन है, तो आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि स्केलेटल सिस्टम का भी काम करता है ये सेल का, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शन आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन यही है। एक और आप चाहो तो लिख सकते हैं, एक दोनों का फंक्शन, एक फंक्शन और लिख लो बच्चों, ER एसोसिएटेड विथ, कुछ फंक्शन लिख लीजिए, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। देखो इसके तीन मेन फंक्शन अगर देखा जाए, अगर टोटल अगर आप डिवाइड करिए तो इसके 3 फंक्शन हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट किसका, प्रोडक्ट का, जो भी अंदर मटेरियल्स हैं। बाय सिंथेसिस करना, देखिए यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, ये देखिए। स्टोरेज करना, प्रोटीन बनाएगा तो अपने अंदर ये उसको कलेक्ट करके भी रखता है, स्टोरेज भी फंक्शन हो गया। ट्रांसपोर्ट, मटेरियल को सेल से बाहर ले जाना, अंदर लाना। यहाँ देखिए जरा डायग्राम में आप लोग ध्यान से,
जैसे ये जुड़ा हुआ है, अब सोचिए न्यूक्लियस यहाँ पर मटेरियल कुछ बाहर जाना चाहता तो कैसे जाएगा, इसी के थ्रू तो जाएगा इस तरीके से, और इसी के थ्रू एंटर करता है इससे, तो एक पैसेज भी प्रोवाइड करता है ये। इट आल्सो प्रोवाइड पैसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ओके बच्चों, तो इसके इतने 3 मेन फंक्शंस हैं, ये आपको याद रखना, और 3 इसके मेन कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट्स हैं और 3 इसके मेन फंक्शंस हो गए। कौन कौन से हो गए? सिंथेसिस करना, क्या क्या सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन और लिपिड, स्टोरेज करके अपने अंदर रखता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, न्यूक्लियस से भी मटेरियल को बाहर अंदर करता है। ये 3 इसके फंक्शन हो गए, तो बहुत इस पर आपको डीपली अभी नहीं पढ़ना है, मेन मेन फंक्शन इसका आप याद रखिए। ठीक है बेटा, चलिए Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन इस पर आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जरा आप लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मेम्ब्रेन, या डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बताइए वर्ड क्या है? ये दोनों जो लिखा वर्ड बायो, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये क्या है बच्चों? समझ में आ रहा? पढ़िए जरा, समझिए। क्या लगता है? देखिए फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, देखिए इसका आंसर होगा जो मेम्ब्रेन बनती है सेल में ना, सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, माइटोकांड्रिया की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, है ना, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, सबका तो मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम में नहीं होता मेम्ब्रेन। तो देखिए जो मेम्ब्रेन बनती है, कोई भी मेम्ब्रेन हो, उस फॉर्मेशन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाय यूजिंग, बताइए क्या क्या यूज होता है? मेम्ब्रेन बेटा बनने में 2 चीज यूज होता है, बाय यूजिंग लिपिड एंड प्रोटीन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो लिपिड यूज होता है ना, इसमें फास्फोरस का भी अमाउंट थोड़ा बहुत होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फास्फोलिपिड। जब मेम्ब्रेन बनता है तो उसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है, और प्लस प्रोटीन, क्या फॉर्म हो गया? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में जैसे सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए, तो मेम्ब्रेन का मतलब अगर आप लोग को समझ में कम आए तो आप सेल मेम्ब्रेन लिख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन। अब आप बताइए सेल मेम्ब्रेन बनने में या कोई भी मेम्ब्रेन बनने में ये प्रोटीन और लिपिड का यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए, लिपिड का और प्रोटीन का, ये दोनों कौन सिक्रेट करते हैं बताइए? ये सिक्रेट करता है SER, SER सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड बाय SER, और ये किससे सिक्रेट होता है? RER से, RER। तो बताइए क्या ACR और RER मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प नहीं कर रहे हैं? बताइए आप लोग, बताइए। Yes, sir. तो आप ये भी लिखिएगा, कॉल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस डन बाय ER। ER में दोनों ER आ जाएंगे, कौन कौन से? SER एंड RER, ये भी फंक्शन होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, आपसे ये अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो ये आप लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, Sir. Yes, sir. वेरी गुड। आप चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑर्गन पढ़ते हैं, बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, बस कंप्लीट हो गया एंडोक्राइन रेटिकुलम। नेक्स्ट कौन सा नंबर था ये? 4 था। अब चलिए 5th ऑर्गन लिखिए, सेल ऑर्गेनेलिस।
गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज भी कर सकते हैं, या बच्चों इसको सर बोलिए। हाँ भैया। सर जैसे क्रिस्टनी पे राइबोसोम रहते हैं सर, तो उनको रफ बोला जाता है, तो सर ये स्मूथ राइबोसोम्स कहाँ रहते हैं सर, मतलब ये स्मूथ एसीआर। राइबोसोम नहीं होता है, ध्यान दीजिए। जब ये सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ध्यान समझिए, जैसे आप अपना समझिए, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपके बॉडी पे अगर हम राइबोसोम चिपका दें, है ना, आपके बॉडी पे मान लो हम छोटे छोटे गेंद चिपका दें पूरे बॉडी पर, तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी? स्मूथ रहेगी, खुरदरी हो जाएगी? बताइए। आपकी सर बॉडी रफ हो मान लो, जाएगी। भाई गेंद ना चिपकाए, मान लो सैंड के पार्टिकल चिपका दें, भाई राइबोसोम छोटे होते हैं ना पार्टिकल, आपके पूरे बॉडी पे अगर हम सैंड के पार्टिकल चिपका दें, तो आपकी बॉडी कोई टच करेगा तो कैसा कहेगा? रफ कहेगा। तो आपका नाम हो जाएगा रफ एंडोक्राइन रेटिकुलम। और जब आपकी बॉडी पे कुछ नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम। राइबोसोम नहीं होते हैं रफ, और वो राइबोसोम तो आपने पढ़ा है ना, 70S 80S टाइप होते हैं ना बेटा। आप ऐसे समझिए, जैसे ये पेज है, ये पेज कैसा है? स्मूथ है। और एक पेज आपने देखा है जो ये सैंड पेपर आता है जिससे दीवार और रगड़ी जाती है, देखा कभी आपने सैंड पेपर? तो सैंड पेपर कैसा है? वो रफ रफ है, और ये पेपर कैसा है? स्मूथ है। किसने मैसेज करा? अर्पिता। आई थिंक मेरी वॉइस सर मैंने सुन तो रही हूँ ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या हुआ बेटा अर्पिता, कोई प्रॉब्लम? अर्पिता आप अपना माइक ऑन करिए, आपके माइक जो है ना ऑफ है, माइक ऑन कर ले बेटा। हमारी वॉइस कोई दिक्कत हो रही है क्या? आप लोग रिप्लाई करिए तो। वॉइस में कोई नो प्रॉब्लम है? सर। की आ रही बट मेरी नहीं जा रही है। आ तो रही है आपकी वॉइस। अर्पिता ने बोला ना अभी, बोलिए अर्पिता, आप रिप्लाई करिए। पहले रिप्लाई कर हेलो। रही थी, आपकी वॉइस नहीं सुन पा रही। हाँ थोड़ी थोड़ी कट हो रही है आपकी वॉइस, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? कोई अगर प्रॉब्लम कहीं पर होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब गोल्गी बॉडी पढ़ते हैं। देखिए गोल्गी बॉडी एंडोक्राइन रेटिकुलम बेटा लगभग सिमिलर ऑर्गन, दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा इसका हम लोग कुछ कॉमन बातें नोट कर लेते हैं, नोट कीजिए। डिस्कवर्ड बाई, ये सब चीजें याद करना बेटा, आप लोग याद रखिएगा, लिखवा रहे हैं इसका मतलब आपको याद भी करना है। कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, ठीक है? जी को कैपिटल लेटर कर दीजिएगा, नेम है इसलिए। गोल्गी, जी लिखिएगा कैपिटल लेटर से, GOLGI। कैमिलो गोल्गी 1898, 1898 कहाँ सर्च किया था? नोट करिएगा, इन नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल आप लोग समझते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, आपके ब्रेन की सेल होती है, नर्वस सिस्टम की, ब्रेन में पाई जाती है, 1 मीटर तक हो सकती है। अब सोचिए एक सेल है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना? लोकेशन जरा इसका नोट कर लीजिए, कहाँ पे ये लोकेट होता सर है? कहाँ पे लोकेशन होता है इसका बताइए? साइटोप्लाज्म में होगा, बिल्कुल जैसे एंडोक्राइन रेटिकुलम होता है। और ये न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक बच्चों? कहाँ होता है? नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। देखिए हमने जो भी डायग्राम पीछे बनाया था, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। देखो ये जो डायग्राम बनाया था ना, ये एक्चुअली में गोल्गी बॉडी का डायग्राम है। देखो गोल्गी बॉडी ऐसा ही दिखता है, दोनों का डायग्राम सिंपली तो सेम होते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसे बनाना पड़ता है कि समझ में आए। बाकी देखिए ये एक्चुअली में गोल्गी बॉडी का ही डायग्राम है, ठीक है? गोल्गी बॉडी में भी सेम वही स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें एक पार्ट बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें के सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स, देखो सिस्टर्ने ट्यूब्यूल्स और वेसिकल सेम होते हैं, इसमें एक बेटा बस पार्ट बढ़ जाता है, वैक्यूल्स, बस बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना? कौन सा स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा?
ER में 3 पार्ट, सिस्टर्ने, वेस्कस, ट्यूब्यूल, और गोल्गी बॉडी में क्या होगा, एक 4th पार्ट इंक्रीज हो जाएगा जिसका नाम होता है वैक्यूल्स। बाकी सब कुछ सेम है, बस हल्का सा फंक्शन चेंज होना, बाकी देखिए सारा स्ट्रक्चर इसका सेम। नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया कैसा होता है, सिस्टर्न, ट्यूब्यूल सब इसमें होते हैं। तो इसमें आप नोट करिए कि मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट, इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए बेटा, ये दो ऑर्गन है ना, एंडोप्लेटिकुलम और ये गोल्गी बॉडी, इसको थोड़ा सा आपको लर्न ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत इसको स्ट्रक्चर दिखाना बड़ी मुश्किल रहता है, बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो सकते स्ट्रक्चर इसके, तो थोड़ा बहुत बेटा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो पहला लिखिए नेक्स्ट, सिस्टर्ने या सिस्टर्नी, जो पढ़ पाइए। तो बेटा इसमें 4 to 8 सिस्टर्ने पाए जाते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, सेम वही जैसे मैंने बताया था, ब्रांच होते हैं। ट्यूब्यूल्स इसके कैसे होंगे, ब्रांच होंगे, सेम एज पहले आप लिख लीजिए, सेम एज ईयर, वही सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या बताया था, वेसिकल्स कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल यानी ओवल, और इसके अंदर सेक्रेटरी मटेरियल होता है, हैज, एक इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सिक्रेटरी मटेरियल, क्योंकि इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन होता है, ये आपको बताते हैं, तभी आप इसको नोट कर लिए, है सिक्रेटरी मटेरियल। ऐसे बेटा एक वैक्यूल होता है, एक वैक्यूल होता है, जो वैक्यूल आप पढ़ते हो ना, एक्चुअली वो इसी का पार्ट होता है, इसी से वो अलग हो जाता है, वैक्यूल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और किससे जुड़ा होता है, ये ट्यूब्यूल से अटैच होता है, तो नोट करिएगा, एसोसिएटेड विथ ट्यूब्यूल्स। देखिए बस इतना आपको याद रखना है, तो कुछ बातें थोड़ा सा याद रखिए, बाकी स्ट्रक्चर बताते हैं आपको, तो समझ में आ जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी, ये सेल है, पेन रुकिए जरा मैं चेंज कर लूं ये पेन, ये मान लो सेल है बेटा, तो सेल में इस तरीके से देखिए, ये हो गया सिस्टर्न, ठीक है। इसमें देखिए वेस्कल्स, ये छोटे वेस्कल्स बना दीजिए, और थोड़े से बड़े बड़े बना दिए ऐसे ऐसे इसके साथ, ये आपके हो गए वैक्यूल्स, ये वेस्कल्स हो गया, ठीक है, और ये सिस्टर्न हो गए, ठीक है। तो वेस्कल्स, वैक्यूल, सिस्टर्ने, और इसी के अंदर ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब्यूल्स शो नहीं होता, ब्रांचेस होते हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, आप सबका अलग अलग बना के दिखा दीजिएगा, शो कर दीजिएगा। ये हो गया न्यूक्लियस सेंटर में, और ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर ये पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है ये, नियर द न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस के पास लगभग लगभग होता है, नियर द न्यूक्लियस। तो ये इसका एक सिंपल डायग्राम हो गया। बाकी आप लोग इसका डायग्राम बुक में जो बना है वो उसको देखकर आप समझ नहीं पाओगे, उसमें सिस फेस लिखा होगा, ट्रांस फेस लिखा होगा, तभी आप उसको बहुत टेंशन न लीजिए, आप सिंपल यही बनाइए, जो मेन मेन है इसको आप पहले याद कीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, यस सर, यस सर। वेरी गुड।
आप देखिए जरा सा, गोल्गी, अच्छा बताइए, आपने पढ़ा था कि गोल्गी बॉडी, सॉरी, माइटोकांड्रिया कितने मेम्ब्रेन से कवर रहता है बताइए, कितने मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? बताइए। सर 2 मेम्ब्रेन से। टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है। और आपने पढ़ा था प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी कितने मेम्ब्रेन थे? 2 मेम्ब्रेन, ठीक है ना? यस सर। देखो जो गोल्गी बॉडी बेटा होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा बाउंडेड होता है? तो सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ एक नोट में पॉइंट लिखिए सब लोग कि ये एंडोपेनिटिकुलर, सॉरी, गोल्गी बॉडीज या बॉडी सर वो तो कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। लाइसोसोम होता है। क्या बेटा? सर लाइसोसोम सिंगल सेल्ड होते हैं। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है ये, ठीक है ना? इसको भी याद रखना है, ये डबल नहीं होता है, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, ये याद रखिए इसको भी। लाइसोसोम तो सिंगल होता ही है, ये भी सिंगल होता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? टेंशन में आ रहे हैं क्या आप लोग बायोलॉजी पढ़ के? नो सर। देखो बेटा, बायोलॉजी थोड़ा सा मतलब, देखो बोरियत कहा जाता है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने की। तो आप लोग कभी बोर ना होइएगा। देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा जब आप डीपली पढ़ोगे ना बायो, तो थोड़ा सा टेंशन होती है, अच्छा ऐसा भी होता है, अरे यार ये क्या हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है ना? बायो के लिए समझिए बहुत ही आपको पैशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, कैसे क्या फंक्शन होता है, ये सब डीपली होता है ना बेटा। भाई मैथ से फार्मूला लगाया आंसर आ गया, बायोलॉजी में कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है। हम लोग को सिर्फ धीमे धीमे समझ समझ के उसको ब्रेन में फिट करना, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है। बायोलॉजी क्या है ना कि एक ब्रॉड एंड वास्ट नॉलेज है ये, इसको धीमे धीमे ही आप गेन कर सकते हैं, है ना? तो कभी बायो पढ़ने से घबराइएगा नहीं। देखते हो डॉक्टर जो होते हैं, पेशेंट को कितने पैशन वाले होते हैं डॉक्टर, सोचिए। पेशेंट पहुंच रहा है, उसको देखते हैं, बेचारे जान पे खेल जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन पेशेंट को देखते हैं। तो मेडिकल फील्ड बेटा क्या होती है ना, बहुत पैशन वाली फील्ड है। ओके। अर्पिता पटेल, अर्पिता ने क्या बेटा मैसेज किया था? टू टू मेम्ब्रेन से, टू नहीं होता बेटा, सिंगल होता है अर्पिता। तो देखिए, आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिज है, इसको याद रखना आप लोग को। चलिए अब फंक्शन की बात करते हैं इसके बेटा। व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी? देखिए मेन इसका जो फंक्शन होता है उसको बच्चों कहा जाता है सिक्रीशन का। देखिए करता क्या है कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको पैकेजिंग करता है, यानी कि पैक करता है, और जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचा के आता है। यानी आप गोल्गी बॉडी क्या कर सकते हैं, एक कोरियर वाला समझिए आप। इसका मेन काम है कि मटेरियल को पैक करना और उसको डिस्पैच करना जहां जरूरत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? तो देखिए इसको लोग मेन फंक्शन क्या लिखते हैं, जो मेन फंक्शन है, यस इट सर। इन्वॉल्व इन, ऐसे आप लिख लो, इट इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन। तो सिक्रीशन क्या करेगा, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं। जैसे नींबू होता है ना, आप निचोड़ो उसमें से जूस निकलता है, उस तरह इसके अंदर से मटेरियल निकलता है, उसको बोलते हैं सिक्रीशन। और कैसा वर्क करता है सेल सिक्रीशन, कॉमा करके लिख लीजिएगा। स्टोरेज का भी वर्क करता है, भाई अंदर रखेगा तभी तो सिक्रीट करेगा। स्टोरेज, स्टोर करके भी मटेरियल को रखता है, ठीक ना? और क्या करता है, उसको जरूरत पड़ती है तो दूसरे मटेरियल में मॉडिफाई भी करता है, यानी मॉडिफिकेशन, ठीक है? और क्या करता है, उसको कभी जरूरत पड़ता है बहुत छोटे शेप का बनाने का, वो भी काम ये करता है, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और क्या करता है, पैकेजिंग करता है,
मटेरियल जो जरूरत पड़ता है उसको पैक करता है और डिस्पैच करता है, डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। ध्यान रखिएगा, सेल के अंदर अंदर ये कैरी करता है, बाहर नहीं। बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोरेटिकुलम कैसा होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो बाहर जाना है, अंदर आना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेल के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो गोल्गी बॉडी। जैसे मान लो आपको इलाहाबाद से कानपुर जाना तो आप ट्रेन से जाएंगे, और सिविल लाइन से मान लो कि आपको संगम जाना है तो आप ट्रेन से थोड़ी जाओगे, ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से जाएंगे। तो ये ई रिक्शा वाला काम करता है, सेल के अंदर अंदर मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक बेटा, सर एक इसमें फंक्शन और। कंडेंसेशन का क्या मतलब है? अच्छा, इसका मीनिंग कंडेंसेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई मटेरियल बहुत बड़ा है, जैसे धागा। आप देखिए, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं तो आप पूरे धागे को लपेट के लटाई में रखते हैं कि नहीं? इतने छोटे में रख दिया आपने, और सोचिए वो थ्रेड की लंबाई कितनी है, लेंथ बहुत ज्यादा है। कंडेंस करना मतलब उसको छोटे शेप में चेंज करना, कन्वर्ट इनटू स्मॉलेस्ट शेप, ये मतलब होता है कंडेंसेशन का। और कमेस्टिव मतलब होता है वेपर का कन्वर्ट होना लिक्विड में। कंडेंसेशन मतलब स्मॉलेस्ट शेप में चेंज करना, चेंज इनटू स्मॉलेस्ट शेप, ये मीनिंग हुआ। ठीक बेटा, यस सर। वेरी गुड। अब एक दो फंक्शन इसके और आप लोग लिख लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेल प्लेट समझते हैं आप लोग? फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट सेल डिवीजन, नोट करिएगा, प्लांट सेल डिवीजन। देखो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जब प्लांट का सेल डिवाइड होता है, जैसे मान लो ये प्लांट का सेल है, ध्यान समझना, ये प्लांट का सेल है, ये प्लांट सेल है। तो जब प्लांट सेल एक से दो बनता है, ये देखो ब्रेक होकर मान लो ये दो बना, एक ये और एक ये दो सेल बन रहे हैं प्लांट सेल से। तो प्लांट सेल क्या होता है ना, काफी टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि प्लांट सेल के ऊपर ये देखिए यहाँ पर होता है सेलुलोज, सेल वॉल, जो सेलुलोज की बनी होती है, काफी टफ होता है। तो सेल डिवाइड नहीं हो, टूट नहीं सकता, बहुत कड़ा होता है, हार्ड होता है। इसके बीच में देखो यहाँ पे एक प्लेट बन जाती है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और ये गोल्गी बॉडी ही फॉर्म करता है। कौन कौन फॉर्म करता है यहाँ पर? गोल्गी बॉडी। और ये देखिए सेल प्लेट कौन बनाता है? इसको बोलते हैं सेल प्लेट। कौन बनाता है बच्चों? तो फॉर्म बाई, लिखते भी रहिए आप लोग, फॉर्म बाई गोल्गी बॉडी, और साथ में इसका एक और काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स। छोटे छोटे यहाँ ट्यूब्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बना होता है? नॉलेज के लिए बच्चों लिख लो, ये बना होता है बच्चों ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, देखो एक बार ये कंपटीशन नेट में बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है ये, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ये छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो बीच में प्लेट बन जाती है ना, सेल प्लेट, तो ये बनाने में कौन कौन हेल्प करता है? मेन तो ये गोल्गी बॉडी, इसके साथ ये भी हेल्प करता है। और किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन, देखो यू छूट गया, ट्यूबुलिन, TUBULIN, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो सेल प्लेट बना, ये दो डॉटर सेल बन गई, ये देखिए, 2 न्यू प्लांट डॉटर सेल, डॉटर सेल्स। तो प्लांट सेल को डिवाइड होने के लिए सेल प्लेट की जरूरत पड़ती है, जो गोल्गी बॉडी फॉर्म करता है। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। और एक और चाहो तो लिख लो बेटा आप लोग, एक थर्ड
एक और लिख लीजिएगा कि इट फॉर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बेटा हम लोग बोलते हैं मेल गैमिट, मेल के बॉडी सिक्रीट होता है, फीमेल के बॉडी सिक्रीट होता है एग। जब स्पर्म एग दोनों फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, फिर बेबी बनता है। आपकी बॉडी ऐसे बनी है। ठीक है ना। देखिए ये होता क्या, जरा समझ लीजिए। स्पर्म कैसा होता है, देखिए ये होता है स्पर्म। स्पर्म में देखो यहाँ न्यूक्लियस होता है और ऊपर बेटा एक स्ट्रक्चर ये होता है, ये देखिए ये टेल होता है। इसको एक्रोसोम कहा जाता है। जो ऊपर बना हुआ ना ये इस तरीके से नुकीला पॉइंटेड, इट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। और जो पीछे पूंछ की तरह बना हुआ है इसको बेटा टेल कहा जाता है। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग हेड कहते हैं। तो हेड रीजन में ही एक्रोसोम ऊपर लगा होता है। ये देखिए ये करता है क्या, ध्यान सुनना बच्चों। जैसे मान लो कि ये एग है। एग मतलब ओवम। फीमेल की बॉडी से क्या सीक्रेट होता है, ओवम, जिसको एग कहते हैं। एग में देखो ये न्यूक्लियस है। एक चीज थोड़ा और याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा अगर आपसे कभी सेल पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका आंसर आएगा एग। एग इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन में कहाँ पाया जाता है, फीमेल की बॉडी में, मेल में नहीं पाया जाता। अब देखिए जब बेटा दोनों फ्यूज होते हैं तो देखो ये स्पर्म जब यहाँ पे जाता है एग के पास फ्यूज होने के लिए, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये इसको बेटा पेंट्रेट करता है, छेद करता है। देखो ऐसे पहुंच जाता है, ये अंदर चला जाता है ऐसे। ठीक है ना, ये पार्ट। तो एक्रोसोम क्या करता है, इसके मेम्ब्रेन को पेंट्रेट करता है, मतलब एंट्री करने में ये हेल्प करता है, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो एक्रोसोम का यही काम होता है, क्या करता है, इट पेंट्रेट, और फिर देखो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। भाई स्पर्म का ये देखिए न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियस स्पर्म का और एग का ये न्यूक्लियस, ये देखिए जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं इसी को जाइगोट कहा जाता है। और फ्यूज होने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग मिला तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बन गया, फीटस, मतलब छोटा बच्चा बन गया, ये बेबी फॉर्म हो गया। फीटस कहते हैं, या आप बेबी भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, मेन फीटस कहते हैं। तो मेन सर एक्रोसोम ये का वर्क क्या है, ये एक्रोसोम पेंट्रेट किस करता चीज से बना होता है? है। एक्रोसोम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा, मेम्ब्रेन का बना होता है, ये देखिए। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि और पॉइंटेड है तो ये कोई अलग कैल्शियम से बना होगा, ऐसा नहीं। सर मेम्ब्रेनस ये स्ट्रक्चर। इस स्पर्म में सर इतनी बड़ी टेल क्यों होती है? तैर के जाता है ना बेटा, ये स्विम करता है। आपको पता है मेल के बॉडी से वन टाइम में 2 से 3 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं। और फीमेल के बॉडी में सिर्फ एक एग होता है, ओनली वन। इसमें ना मिलियंस ऑफ ऐसे ऐसे स्पर्म आते हैं, बहुत सारे स्पर्म आते हैं ऐसे ऐसे। इसमें जो सबसे तेज दौड़ के आएगा ना वही फ्यूज होता है। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। इनमें रेस होती है, जो रेस में जीत गया वो फर्टिलाइज कर जाएगा। भाई स्पर्म भी दो सर तरह का होता ऐसा है ना, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अगर वाई जाके फ्यूज होगा तो सन बनेगा, और एक्स जाके फ्यूज होगा तो डॉटर फॉर्म होती है। समझ रहे हैं आप, एक्स वाला क्रोमोजोम फ्यूज हो गया अगर इससे जाके तो डॉटर बन जाएगी, डॉटर। और अगर वाई वाला जाके फ्यूज हो गया तो सन बन जाएगा, जैसे आप बने। इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, फाइंड आउट इसी बेस पर होता है, यानी कि फादर पे डिपेंड करता है, फादर के स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो सन होगा कि डॉटर होगा। मदर का एक तो केवल एक्स होता है, तो एक्स एक्स मिल गया तो डॉटर, एक्स वाई मिल गया तो सन। आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, यस याद सर। है।
यस सर। अब अब जरा समझ लीजिए, जो एक्रोसोम होता है बेटा ना, ये कैसे इसको पेंट्रेट करता है, कैसे इसके अंदर इंटर करता है। यहाँ पे एक नोट में लिख लीजिएगा कि एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है, इसको डिसॉल्व करके एंट्री करता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो एक्रोसोम में लिख लीजिएगा हैज लिटिक एंजाइम। इसमें एक एंजाइम होता है जो इसको डिसॉल्व कर देता है। हैज, नोट कर लो बेटा, लिटिक एंजाइम, उसका नाम होता है लिटिक एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, विच डिसॉल्व। आप लोग फेयर में ना अच्छे से लिखा करो। देखो मैं जो क्लास लेता हूँ ऐसे हमारे साथ ना लिखा करिए, बाद में आप लोग अच्छे से बैठ के लिख लिया करिए। विच डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, यानी कि ओवम मेम्ब्रेन, एग या ओवम मेम्ब्रेन। ये आप लोग अलग अलग नोट में लिखा करिए। हमारे पास स्पेस बेटा नहीं रहता ना, हमको जहां स्पेस मिलता मैं लिख देता हूँ, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाया करिए। लिटिक है, लिटिक मतलब डिसॉल्व करने वाला। लिटिक कोई अलग वर्ड नहीं है। लिटिक मतलब जो लिसिस कर दे, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन कर दे, डिसॉल्व कर दे, उसे लिटिक बोला जाता है। बताइए, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो चलिए आज हम लोग बेटा इतना क्लास रखते हैं, फिर नेक्स्ट कल हम लोग लाइसोसोम और कौन सा और ऑर्गन रह गया आप लोग का, लाइसोसोम। बस हमें लग रहा है और कोई ये बहुत ऑर्गन था आपके सिलेबस में नहीं है। और होगा सेंट्रोसोम। इन दो के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो यस जाएगा हम लोग का। और इसमें देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को सोल्यूशन के बारे में बताना है कि सर। हाइपोटोनिक कल सोल्यूशन क्या क्या होता है। सर, वो कल सेल पेपर के ऑर्गेनाइज, बारे में भेजा कौन सा पेपर? सर, जो आपने केमिस्ट्री का भेजा था। अच्छा, उसमें कोई डाउट है? सर। ठीक है, चलिए डिस्कस कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन आप लोग रखिएगा अपने पास कि हमें बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े। मैं क्वेश्चन बताते जाइए, कल मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक बेटा। यस सर। यस। यस। और एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, कल हमें बताइएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक बेटा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एज, ये आपको बताना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एज। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, वैक्यूल, ठीक है ना, एंड क्रिस्टी। ये मैंने 4 ऑप्शन आपको दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स एज, क्या क्या बताया मैंने आपको, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, वैक्यूल्स और क्रिस्टी, CRISTAE। इसका आंसर आप लोग को रिप्लाई करना है। फंक्शनल सर यूनिट मतलब एक सिस्टर ने सर, एक वैक्यूल, एक वेसिकल, और सर एक और क्या है? क्रिस्टी, CRISTAE, ओके। क्रिस्टी, वैक्यूल, वेसिकल। भाई 3 तो मैंने उसके पार्ट बोल दिया, सिस्टर्ने, वैक्यूल, वेसिकल। सिस्टर्ने, वैक्यूल, वेसिकल्स, इसके जो पार्ट नहीं होते हैं ये हमने बोला। देखिए, यस सर। सिस्टर्ने, यस सर। टेबुल्स और वेसिकल्स, और एक हमने बोला है क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, याद है ना। इसका आंसर आप लोग भैया रिप्लाई करना है ग्रुप में, ठीक है। यस सर। तो ठीक है बच्चों, कल हम लोग फिर आगे डिस्कस करते हैं। और इतना हमें आप लोग रिप्लाई करिए इसका आंसर, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी करते रहिए आप लोग, और कल पेपर जो डाउट था मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, बाय, दैट्स ऑल।